हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, स्वतंत्रता के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है और अलग अलग स्वतंत्रता के जो अलग अलग प्रकार हैं उन पर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उत्तर देखिए, स्वतंत्रता के विविध प्रकार का निम्नलिखित रूपों में उल्लेख किया जा सकता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म से यानी प्रकृति से ही स्वतंत्र पैदा होता है। प्रकृति ने मानव पर किसी प्रकार के बंधन नहीं लगाए हैं, अतः वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र है। आगे देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वानों में जॉन लॉक और रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जॉन लॉक ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव को जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जो मानव की प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे। इसी प्रकार रूसो ने भी अपने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया है। ये रूसो का कोटेशन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो आगे देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली बात देखिए इसकी कि स्वतंत्रता का स्वरूप प्राकृतिक है, अर्थात ये प्रकृति में विद्यमान है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है या धारणा है, उसकी पहली मान्यता क्या है कि स्वतंत्रता का स्वरूप प्राकृतिक है, यानी ये प्रकृति में ही विद्यमान है। दूसरी बात, प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पैदा किया है, अतः वह जन्म से ही स्वतंत्र है। ठीक है। तीसरी बात देखिए कि प्रकृति ने मानव पर कोई बंधन नहीं लगाए हैं, अतः वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। चौथी मान्यता है, जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। ये तीन जो अधिकार हैं इनको प्राकृतिक अधिकार माना गया है: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है अगली मान्यता, समाज के उदय से पूर्व मानव स्वच्छंदता पूर्वक अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करता था। प्राकृतिक नियमों के अनुसार अथवा अन्य किसी प्रकार के कानून या नियम उस पर लागू नहीं होते थे। तो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वच्छंदता का जीवन व्यतीत करता था, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र था। सिर्फ प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून ही उस पर लागू होते थे, बाकी कोई बंधन उस पर लागू नहीं होते थे। अगली जो मान्यता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवस्था में ही जीवन की आदर्श अवस्था थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवस्था को जीवन की आदर्श अवस्था इसलिए कहा गया कि उस समय ही मनुष्य स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता था, उस पर कोई बंधन नहीं था, कोई अंकुश नहीं था, वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। अगली मान्यता है, समाज और राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति समाप्त हो गई। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति समाप्त क्यों हुई कि समाज और राज्य का अस्तित्व उत्पन्न हो गया, राज्य अस्तित्व में आ गया, समाज अस्तित्व में आ गया। उसकी वजह से मानव के जीवन पर कई सारे प्रतिबंध लग गए। उस वजह से जो प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त थी वो अब धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्यों को करने की पूरी स्वतंत्रता होना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादक प्रसिद्ध विद्वान जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से व्यक्ति जो है स्वतंत्र होना, कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है। और इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले जे.एस. मिल ने किया था। जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। अब आगे देखिए, मील का मानना है कि व्यक्ति को अपने से संबंधित सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और इस क्षेत्र में समाज या राज्य को व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज या राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के केवल ऐसे कार्यों में होना चाहिए जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता हो। तो
व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कहती है कि समाज या राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के केवल ऐसे कार्यों में होना चाहिए जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता हो। मतलब व्यक्ति के वे कार्य जिनका संबंध उसकी पर्सनल लाइफ से है, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वहाँ पर तो व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और व्यक्ति के वे कार्य जिनका संबंध दूसरों से, मतलब जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, उन कार्यों को करने के ऊपर जरूर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जेस मिल का कोटेशन देखिए, व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये जेस मिल का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा की निम्नलिखित मूल मान्यताएं हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। पहली है, प्रत्येक व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन होने के साथ अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो धारणा है उसकी पहली मान्यता क्या है कि हर व्यक्ति की एक पर्सनल लाइफ होती है और एक पब्लिक लाइफ होती है। ठीक है। दूसरी बात, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वोच्च और पूर्ण स्वतंत्र है। तो जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरी जो मान्यता है वो देखिए कि व्यक्ति के हितों की रक्षा करने तथा उसका समुचित विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाए। तो पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा। और लास्ट है, राज्य को व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। मतलब व्यक्ति के जिन कार्यों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, वहाँ पर जरूर राज्य और समाज इंटरफेयर कर सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। बाकी पर्सनल लाइफ से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करने की व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। देखिए, नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता अथवा अधिकारों से है जो कोई भी व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है। मतलब किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, उन्हीं स्वतंत्रताओं को क्या कहा जाता है, नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। ये स्वतंत्रता समाज तथा राज्य में कानून और संविधान के अनुसार प्राप्त होती हैं। संविधान में इन स्वतंत्रताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। अतः इस स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान में जिन मूल अधिकारों का उल्लेख किया जाता है उन्हीं को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है और ये देश के नागरिकों को प्राप्त होती है। तो नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख बाकायदा देश के संविधान में किया जाता है और न केवल उल्लेख किया जाता है बल्कि न्यायपालिका को इनका संरक्षक भी बनाया जाता है। अब देखिए, नागरिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं। देखिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, फिर धर्म, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता। ये इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है नागरिक स्वतंत्रता में शामिल की जाती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब है नागरिक स्वतंत्रता की धारणा की मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं। तो नागरिक स्वतंत्रता की क्या क्या मान्यताएं देखिए। पहली है, इन स्वतंत्रताओं का स्रोत देश का कानून और संविधान होता है। मतलब नागरिक स्वतंत्रताएं जो प्रदान की जाती है वो देश के कानून और संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी मान्यता है, ये स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है। तो ये राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाती है। तीसरी है, इस स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में मूल अधिकारों के रूप में किया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में मूल अधिकारों के रूप में किया जाता है। और चौथी जो स्वतंत्रता है वो है कि संविधान में इस स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय भी किए जाते हैं। तो संविधान में न केवल नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया जाता है बल्कि अगर आपकी उन स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो आप किस प्रकार से उनकी रक्षा कर सकते हैं उसकी व्यवस्था भी इस संविधान के अंतर्गत की जाती है। पांचवी मान्यता है, नागरिक स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान की जाती है। तो नागरिक स्वतंत्रताएं जो होती है, भाषण की, विचार अभिव्यक्ति की, प्रेस की, भ्रमण की, निवास की, ये सभी स्वतंत्रताएं देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाती है।
छठी मान्यता है, नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी देशों में एक समान नहीं होता है। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से प्रदान की जाती है। विकसित जो देश होते हैं या लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ पर ये नागरिक स्वतंत्रताएं ज़्यादा मात्रा में प्रदान की जाती हैं। तानाशाही वाले जो देश होते हैं, पिछड़े जो देश होते हैं, वहाँ पर नागरिक स्वतंत्रताएं कम प्रदान की जाती हैं। अगली जो मान्यता है सातवीं, कि जिन देशों में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना उन्नत होता है वह देश उतना ही आधुनिक, सभ्य और लोकतांत्रिक माना जाता है। तो जिस देश के अंदर नागरिक स्वतंत्रता जितनी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, अगर मान लो प्रेस के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, लोगों को विचार करने पर, अपने विचारों को लिखित या मौखिक रूप से बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो देश ज़्यादा आधुनिक माना जाता है, ज़्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है। और लास्ट है, नागरिक स्वतंत्रता असीमित या अबाध नहीं होती है। राज्य अपने हित में अथवा आपातकाल की स्थिति में इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो संविधान के द्वारा जो नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं वो असीमित नहीं है, राज्य के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, उसमें जो स्वतंत्रता है तो वो असीमित नहीं है। जैसे आपको भाषण की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मुंह में आए वो बकने लग जाएंगे। भाषण देने की स्वतंत्रता है, उस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब चौथी जो स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि नागरिकों को सरकार के संचालन में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि सरकार के संचालन में नागरिकों को भाग लेने की आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। अपने देश की शासन व्यवस्था के संचालन में भाग लेने की व्यक्ति को जो आज़ादी होती है उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। आगे देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इसके अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का भी कोई मूल्य नहीं रहता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो अगर आपको देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार नहीं है, सरकार बनाने का अधिकार नहीं है, सरकार को गिराने का अधिकार नहीं है, तो फिर बाकी जो आपको नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है उनका भी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो उसके लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे की पर्याय हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। और किसी देश में अगर राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त नहीं है तो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रताओं में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। तो देखिए, पहला है मतदान की स्वतंत्रता, फिर है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता, फिर है चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, फिर है सरकार बनाने और संचालित करने की स्वतंत्रता, फिर है सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, फिर है प्रार्थना पत्र देने की स्वतंत्रता और फिर है जनमत जागृत करने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर ये स्वतंत्रताएं जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। अब है राजनीतिक स्वतंत्रता की धारणा की मूल मान्यताएं निम्नलिखित है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता की जो धारणा उसकी मान्यताएं क्या क्या है? इन स्वतंत्रताओं का स्रोत देश का कानून और संविधान होता है। राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख भी संविधान के अंदर ही किया जाता है, कानून के अंदर ही किया जाता है। दूसरी मान्यता है, इन स्वतंत्रताओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब संविधान में न केवल इनका उल्लेख किया जाता है बल्कि अगर किसी नागरिक के राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है तो वो किस प्रकार से न्यायालय की शरण ले सकता है, इसकी भी संविधान में व्यवस्था की जाती है। फिर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। मतलब अगर किसी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और वहाँ के लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला है, सरकार को बनाने का, निर्वाचन के अंदर भाग लेने का, मतदान करने का, चुनाव लड़ने का, तो फिर वो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। चौथा पॉइंट है, इसके अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का भी कोई मूल्य नहीं रहता है। अगर आपको सरकार बनाने का अधिकार नहीं है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो फिर वो जो आपको नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई थी उनका भी कोई मूल्य नहीं रहता है। और अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता असीमित और अबाध नहीं है, राज्य हित में इन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
ठीक है। सरकार जो है वो चाहे तो इस राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकती है राज्य हित के अंदर, देश की एकता और अखंडता के लिए। अगली जो स्वतंत्रता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से किसी के पराधीन नहीं रहे, आर्थिक अभाव या कठिनाइयों से मुक्त रहे तथा सभी व्यक्तियों को अपनी आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो तथा सभी व्यक्तियों को अपना व्यवसाय, कामकाज अथवा उद्योग धंधों के चयन की स्वतंत्रता हो। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी के अधीन नहीं रहे, अभाव और कठिनाइयाँ नहीं रहे, और हर व्यक्ति को क्या है, व्यवसाय करने का, रोजगार करने का, कार्य करने का जो है पूरी स्वतंत्रता मिले और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर मिले, तो इसको बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आगे है, आर्थिक स्वतंत्रता सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का भी कोई महत्व नहीं होता है। अगर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है तो उसके लिए न नागरिक स्वतंत्रता मायने रखती है, न राजनीतिक स्वतंत्रता मायने रख सकती है। आर्थिक रूप से जो मजबूत होता है तो वो उसकी नागरिक स्वतंत्रता, जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता है, तो जो गरीब आदमी उसकी कौन बात सुनेगा और कौन उसको उसकी बात की वैल्यू करेगा। इसी प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान का जो अधिकार है, मतदान की जो स्वतंत्रता है, तो गरीब आदमी के मतदान की स्वतंत्रता भी जो है कोई महत्व नहीं रहता है। नेहरू जी ने कहा था कि भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता है। स्वतंत्रता का अगला प्रकार है सामाजिक स्वतंत्रता। देखिए, सामाजिक स्वतंत्रता से आशय है कि समाज में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के रहने की स्वतंत्रता हो, यानी जाति, भाषा, जन्म, क्षेत्र, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि समाज में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के रहने की स्वतंत्रता हो। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पर व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर है, सामाजिक स्वतंत्रता को ही लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। इसे सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की जननी माना जाता है। तो सामाजिक समानता के लिए सामाजिक स्वतंत्रता जरूरी है और सामाजिक न्याय के लिए भी सामाजिक स्वतंत्रता जरूरी है। अगर किसी देश के अंदर सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है तो उस समाज में न तो सामाजिक समानता की स्थापना हो सकती है, न ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। अगली स्वतंत्रता देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को धर्म, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धार्मिक आधार पर व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और पंथ का प्रचार प्रसार करने और धार्मिक संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता कि व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा करने की, उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और धार्मिक आधार पर व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने धर्म का, अपने पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी उस धार्मिक संगठन और संस्था स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखिए, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक घृणा तथा वैमनस्य फैलाना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना आदि शामिल नहीं है। राज्य द्वारा राज्य हित में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता वाले देशों को आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जिस देश में धर्म के आधार पर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं होता है और धार्मिक आधार पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और राज्य धर्म के आधार पर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो वो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक घृणा फैलाना या धार्मिक वैमनस्यता फैलाना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, इस प्रकार की गतिविधियां शामिल नहीं है। अब अगली स्वतंत्रता है 8वीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आशय प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता से है, यानी वह ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार हो, उस पर किसी विदेशी राष्ट्र का आधिपत्य नहीं हो, वह राष्ट्र आंतरिक तथा बाहरी मामलों में पूरी तरह से
स्वतंत्र रूप से आचरण करता हो। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति को आज़ादी, वैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब राष्ट्र को आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें 3 बातें शामिल हैं। पहली बात की है प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। दूसरी बात क्या है, उस पर किसी विदेशी राष्ट्र का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से वो स्वतंत्र होना चाहिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय जनमत का नियंत्रण होता है। अगली जो स्वतंत्रता है वो है नैतिक स्वतंत्रता। देखिए, किसी मानव द्वारा विषय वासनाओं, बुरी प्रवृत्तियों तथा संकीर्ण मनोवृत्तियों से ऊपर उठकर नैतिकतापूर्ण और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आचरण करने की स्वतंत्रता को ही नैतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। नैतिक स्वतंत्रता मतलब नैतिक आचरण करने की स्वतंत्रता, कि हम मतलब बुरी प्रवृत्तियों से, विषय वासनाओं से, संकीर्ण मनोवृत्तियों से ऊपर उठ करके नैतिकतापूर्ण आचरण करें, ऐसा आचरण करें जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित हो। ठीक है। फिर आगे देखिए, सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में नैतिक स्वतंत्रता का सर्वोपरि स्थान माना जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति सभी दृष्टियों से स्वतंत्र हो लेकिन नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो तो उसे वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। नैतिकता ही मानव को महान बनाती है। तो नैतिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है, क्योंकि नैतिक दृष्टि से अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता भी बेकार है, उसका भी वो मिसयूज करेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का मिसयूज करेगा, नागरिक स्वतंत्रता का भी मिसयूज करेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी मिसयूज करेगा। और लास्ट जो है वो है संवैधानिक स्वतंत्रता। देखिए, संवैधानिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके तहत नागरिक अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। तो संवैधानिक स्वतंत्रता का मतलब संविधान के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने की जो स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की जाती है उसी को बोलते हैं संवैधानिक स्वतंत्रता। आगे देखिए, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन स्वतंत्रता में बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। तो हमारे संविधान में जो 6ठी स्वतंत्रता प्रदान की गई ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो ये संवैधानिक स्वतंत्रता ही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगा सकता है, याचिका लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेख जारी करता है, वारंट जारी करता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, इस प्रकार के शामिल हैं। अब आगे देखिए, नोट एग्जाम में यह निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है और इनमें से किसी भी स्वतंत्रता पर लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्वतंत्रता है, उन पर लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो का लिंक अपने साथी विद्यार्थियों के पास में शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।